जो न्यू पेंशन स्कीम इन्होंने लगाई है वो पेंशन स्कीम है ही नहीं। जो फंड मैनेजमेंट उसका इन्वेस्टमेंट करता है, उस फंड मैनेजमेंट पे कोई भी सरकार का अंकुश नहीं है। वो उस पैसे को कहीं भी लगा देता है। उसका परिणाम ये हुआ है कि जो लोग एनपीएस में सेवानिवृत्त हुए उनको किसी को 900 रुपये पेंशन मिली, किसी को 1200 रुपये पेंशन मिली। पता चला तनख्वाह उसकी 80,000 थी, पेंशन मिल रही 2400 रुपये। ये तय होगा कि साहब उसका कितना शेयर बचा है, कितना डूब गया है। कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ और सरकार हाथ झाड़ लेती है। लेकिन हम लोग अपनी तैयारी ये कर रहे हैं कि जैसे चुनाव निपटेगा, अगर हमारी नहीं बहाल करते तो हम फिर आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष। वर्कर्स यूनिटी में आप सभी का स्वागत है। पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा इस वक्त सियासी गलियारों में है। उत्तर प्रदेश चुनाव में ये एक चुनावी मुद्दा भी बन चुका है, लेकिन इसकी बहुत सारी बारीकियों को तमाम जो आम मतदाता हैं वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों के बीच में ये एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लाखों वोट इधर से उधर हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुनील कुमार जैन जी, जो कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के यहाँ जिला अध्यक्ष हैं बरेली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब। हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है, ये है क्या एक्चुअल में? जो आम लोग कैसे समझें इस बात को, कर्मचारी भी कैसे इसकी बारीकियों को समझें? धन्यवाद महोदय। एक्चुअली में ओल्ड पेंशन स्कीम एक पेंशन स्कीम थी जिसमें कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उसके लास्ट वेतन के लगभग आधा वेतन पेंशन के रूप में सरकार देती थी और जीपीएफ कटता था। जीपीएफ पर हमको इंटरेस्ट मिलता था, जो हमारा एक फंड रहता था। जो न्यू पेंशन स्कीम इन्होंने लगाई है वो पेंशन स्कीम है ही नहीं। वो एक एन्युटी है जिसमें हमारा 10% काटते हैं, सरकार अपना 14% अब मिलाती है। 2019 में हमारा आंदोलन हुआ था, उसके बाद 14% किया, पहले 10% मिलाती थी। और उसको एक अलग फंड मैनेजमेंट इन्होंने बना दिया है। जो फंड मैनेजमेंट उसका इन्वेस्टमेंट करता है, उस फंड मैनेजमेंट पे कोई भी सरकार का अंकुश नहीं है। वो उस पैसे को कहीं भी लगा देता है। उसका परिणाम ये हुआ है कि जो लोग एनपीएस में सेवानिवृत्त हुए उनको किसी को 900 रुपये पेंशन मिली, किसी को 1200 रुपये पेंशन मिली। पता चला तनख्वाह उसकी 80,000 थी, पेंशन मिल रही 2400 रुपये। तो उससे ये आंदोलन शुरू हुए और वो पेंशन का उससे कोई लिंक ही नहीं रखा सरकार ने। सबसे बड़ी कमी यही है, ना तो फंड मैनेजमेंट पे कोई अंकुश है और ना ही उसका पेंशन से कोई संबंध रहा। कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ, स्टेट गवर्नमेंट से वास्ता खत्म, अब फंड मैनेजमेंट के पास जाए, सरकार ने कागज कर पूरे करके भेज दिए। अब फंड मैनेजमेंट के चक्कर काटे, उसके बाद जो है ये तय होगा कि साहब उसका कितना शेयर बचा है, कितना डूब गया है। उस पर इसलिए जो है किसी को कुछ मिल ही नहीं पा रहा। उसमें एक मासिक स्कीम है, ना उस पर डीए मिलता है ना कुछ मिलता है। भाई पेंशन हमारी होती है, हर 5 साल में रिवाइज होती है, आयोग बैठता है, 10 साल में पेंशन रिवाइज होती है। पेंशन पे डीए मिलता है, जैसे डीए की किस्त कर्मचारियों की बढ़ती है वैसी पेंशन पे बढ़ती है। उसका इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं रखा है। और सबसे बड़ी कमी यह है कि फंड मैनेजमेंट पे कोई सरकार का अंकुश नहीं है। कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ और सरकार हाथ झाड़ लेती है। ये सबसे बड़ी कमी उसमें है। इसलिए जो है हम उसका विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक पुरानी पेंशन स्कीम नहीं लागू करेगी, हमारा जीपीएफ का खाता फिर से बहाल नहीं करेगी, तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। जैन साहब, ये उत्तर प्रदेश में अभी इस जो नई पेंशन स्कीम है, इसके तहत आने वाले कितने कर्मचारी होंगे? लगभग संख्या क्या होगी इनकी? कर्मचारी और शिक्षक मिला के करीब 15-16 लाख तो है ही हैं प्रदेश में। तो ये सारे जो कर्मचारी हैं वो अभी इस वक्त जो, क्योंकि चुनावी मुद्दा बना हुआ है, तो उनके बीच में क्या चर्चा है जो आप लोग देख रहे होंगे जो अपनी परिषद के माध्यम से? नहीं, परिषद के माध्यम से तो हम यही देख रहे हैं कि देखिए उससे वोट बैंक तो बढ़ेगा, वोट बैंक तो निश्चित बढ़ेगा। भाई सबको पेंशन चाहिए, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अखिलेश सरकार भी बहुत अच्छी सरकार नहीं रही है कर्मचारियों के हित में। हम लोगों ने 54 दिन की हड़ताल इनके टाइम में की, 21 दिन की हड़ताल 2013 में की, तो अखिलेश मुख्यमंत्री थे। अखिलेश ने वार्ता तक नहीं की हमारे कर्मचारी संगठनों से। तो बहुत अच्छी स्कीम नहीं है, हो सकता है वोटिंग के लिए कह रहे हो, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी ये कर रहे हैं कि जैसे चुनाव निपटेगा, अगर हमारी नहीं बहाल करते तो हम फिर आंदोलन करेंगे। अपने आंदोलन पर हम पूरा भरोसा लेकर चल रहे हैं कि हम बहाल तो करा के रहेंगे इसको।
नहीं, जैसे अब किससे, जैसे अभी 5 साल जो सरकार रही है, तो इसमें आपको क्या रिस्पांस मिला इसी आंदोलन के अगर आधार पे देखा जाए तो? नहीं, इस 5 साल में जो सरकार रही है इसमें हमने 2019 में पेंशन के आंदोलन किए, तो हम लोगों की पासबुक प्रणाली लागू हुई। जो 10% गवर्नमेंट ने पहले पिछली सरकारों ने जमा नहीं किया था, वो कई हज़ार करोड़ रुपया हमारे खातों में जमा हुआ है। और 2020 में फिर हड़ताल हुई है, सरकार कोर्ट के आदेश पर हमारी हड़ताल ख़त्म हुई है। आज कोर्ट भी इनसे पूछ रहा है कि भाई आपने जो पेंशन स्कीम बंद की वो किस नियम के तहत बंद की है। जब आपने पेंशन स्कीम बंद की तो सांसदों विधायकों की स्कीम किस नियम के तहत आप इनको पेंशन दे रहे हैं, जबकि वो केवल सेवक बन के आते हैं, न कि कर्मचारी। कर्मचारी जो आता है, कर्मचारी एक ज़माने से पेंशन ले रहा है, उसकी सेवा जो शर्तें हैं उसमें पेंशन है, तो आपने उसकी पेंशन तो बंद कर दी। और जो सांसद विधायक चुन के आए उनकी सेवा शर्तों में तो केवल सेवा करने के लिए आए हैं, वो उनको मात्र थोड़े भत्ते मिलने चाहिए, उसको आपने वेतन भी कर दिया, उसकी पेंशन भी कर दी। ये किस नियम के तहत कर दी? आपने जो फंड मैनेजमेंट बनाया, ना आपने जिसका फंड काट रहे उससे स्वीकृति ली, ना सरकार जो अपना फंड दे रही है उससे स्वीकृति ली। आपने तीसरे आदमी को फंड मैनेजमेंट बना दिया, उस पर कोई अंकुश नहीं है, तो आपने किसकी स्वीकृति से बनाया? इनका कोई जवाब ये कोर्ट में नहीं दे पा रहे, जिससे हमारा फिर मुद्दा मजबूत होता जा रहा है। और कोर्ट इनसे बार बार नोटिस दे रही है, बार बार प्रमुख सचिव जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते हैं कोर्ट में। ये फंड मैनेजमेंट कौन करेगा? फंड मैनेजमेंट तो सरकार ने नियुक्त किया ना, लेकिन सरकार का अंकुश नहीं है उस पर। क्यों, किसका अंकुश है फिर इस पर? किसी का नहीं है, उसको पैसा दे दिया बस, वो कहीं जहाँ चाहे इसमें इन्वेस्ट करे। नहीं, कोई तो ऐसी इन्फोर्समेंट कुछ ऐसा सिस्टम तो होगा ना उसका, कि कौन करेगा, क्या जिम्मेदारी है, नहीं, किसकी सिस्टम liability तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने फंड मैनेजमेंट बनाया, तो स्टेट गवर्नमेंट को उस पर एक अंकुश लगाना चाहिए कि भी आपको कम से कम इतना पैसा देना है, कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो इतना देना है। लेकिन उस टाइप का कोई अंकुश कर्मचारी हित का नहीं लगाया। मतलब कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि वो जो है सरकार उससे कहे या ना कहे, ये वाली बात हाँ, है। मतलब कर्मचारी के लिए कोई एक अंकुश होना चाहिए कि भी कर्मचारी को आप कम से कम इतना, उसकी अगर पर मंथ 4,000 रुपये आप काट रहे हैं तो आपको कम से कम इतनी पेंशन आपको देनी होगी। इस टाइप का कोई अंकुश नहीं है उस पर। नहीं तो क्या गणित क्या है इसकी नई पेंशन स्कीम की? इनकी गणित जैसे क्या है कि किसी गणित क्या, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट से जिस दिन वो रिटायर होगा उस दिन उस पैसे का आंकलन होगा कि उसका कितना पैसा बचा है। उस पैसे 75% शायद वो इन्वेस्ट करते हैं, 25% वो पेंशन बनाते हैं, तो इसलिए कुछ बनता ही नहीं है। जैसे हम आपसे एक मिसाल के तौर पर जानना चाहते हैं कि कोई कर्मचारी मान लीजिए 10 साल 2004 में ही अगर नियुक्त हुआ और कोई हुआ 2010 में अगर उसकी नियुक्ति हुई, तो दोनों और उनके रिटायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा उनका? नहीं, कैसे फ़र्क पड़ेगा ये हम थोड़ा सा बताइए आप। 2004 में जैसे नियुक्त हुआ तो उसको तो ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। 5 में हुआ अगर तो नहीं, 5 में तो एनपीएस में आ जाएगा ना। हाँ, एनपीएस का ही पूछ रहे हैं, वो क्या फ़र्क क्या पड़ेगा उसमें? तो एनपीएस का तो पूरा एक सही है कि वो जो है उसका इन्वेस्टमेंट होता चला जाता है, उसको वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, और लास्ट में उसकी जो इनकम होती है, लास्ट में जो उसका बचता है उसको वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। उसकी कोई सही कैलकुलेशन आज तक कर ही नहीं पाए। सरकार बताती है पूरी कैलकुलेशन करके कि साहब इतना मिलेगा उतना मिलेगा, लेकिन वो कैलकुलेशन सब फर्जी है। उसकी कैलकुलेशन आज तक कोई जान ही नहीं पाया कि वो किस हिसाब से बनाते हैं। नहीं तो ये जो कैलकुलेशन है इसका कोई फार्मूला ही नहीं है, मतलब आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है कोई फार्मूला। अगर कोई फार्मूला होता तो हम लोग अपनी पेंशन, जब हम ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर होते हैं तो 6 महीने पहले अपनी कैलकुलेट कर देते हैं कि हमारी इतनी मिलेगी। उसमें कोई आज तक कैलकुलेट ही नहीं कर पाया। वो क्या आंकड़ा देते हैं कुछ नहीं पता चलता। नहीं, सरकार का क्या लॉजिक रहता है इसमें, कैसे कैलकुलेट करते हैं? सरकार का कोई मतलब ही नहीं है उसमें, वो तो फंड मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब वो ये करता है। कहाँ से बिल्कुल एकदम अलौकिक तरीके से ये जो क्रिया चल रही है ये, हाँ, कि कैसे ही कुछ भी कर दो, जिसका जो मर्जी है तथास्तु हो जाए, इस तरह की बात हो गई है। तो ये मतलब कोई की हो रही है इस समय तो। रविंदर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो नई पेंशन स्कीम को लेकर जो राज्य कर्मचारियों के बीच में एक मुद्दा काफ़ी बड़ा बना हुआ है, तो ये केंद्र में इसका क्या फ़र्क है? केंद्र में भी देखिए वही स्थिति है। अब राज्य सरकार में जैसा जैन साहब बता रहे थे कि वहाँ स्थितियाँ स्पष्ट नहीं है, हमारे यहाँ स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट है। स्पष्ट ये है कि रिटायरमेंट होने पर जो आपका डिपॉजिट होगा 14% गवर्नमेंट के मिलाने के बाद, उसका 60% आपको एट द रिटायरमेंट आपको वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, 40% जो पैसा बचेगा
उस 40% पैसे में उस समय जो वैल्यू होगी उसका 10 से 20% तक आपको पेंशन के रूप में गवर्नमेंट देगी। और वो जो अमाउंट होता है एक लिटिल अमाउंट होता है। मेन जो विरोध है हमारे यहाँ ये इसी बात का है कि वो जब क्या नाम है कि इसको शेयर्स में पैसा लगाती है सरकार या डिपॉजिटरी फंड है, तो वो मतलब उस पैसे को किस प्रकार वो कहाँ यूज करती है उसके विवेक पर निर्भर करता है। हो सकता है जिस प्रकार की सरकार की नीतियां चल रही हैं कि जो जो मतलब शेयर्स जिस कंपनी के डूब रहे हो उसमें ही मिली भगत करके डिपॉजिटरी जो फंड है उसमें पैसे मिला दें, तो सारे के सारे कर्मचारियों का ये हमारा शंका है कि मतलब सारे के सारे कर्मचारियों का जो 40% पैसा हुआ वो मतलब बेकार है, नेग्लिजिबल है, वो एक तरह से वो घाटे में जाएगी और सरकार आपको कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं है। जो उसमें मतलब जो पेंशन स्कीम का एक क्या नियामक संस्था बनी हुई है उस संस्था ये तय करती है। अब वो तय कर चुकी है कि 40% देंगे और उनको क्या नाम है कि इसमें शेयर में लगाएंगे और जो पैसा होगा वो आपको देंगे, तो उसमें तो हाथ बंधे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे उसमें कहा हुआ है कि 10 साल जब आपकी सर्विस हो जाएगी तो जितने भी डिपॉजिट होंगे आपके पैसे उसका 20% आपको मकान बनाने के लिए अथवा इसी प्रकार का कोई बड़ा काम करना हो तो टोटल डिपॉजिट का 20% वो आपको मिल जाएगा। तो नई पेंशन स्कीम के लिए ये नई पेंशन स्कीम में ये जो बातें जो मतलब आपका कहना है कि केंद्र में इस मामले में कई सारी चीज क्लियर हैं। हाँ क्लियर है, हम इसीलिए विरोध हम कर रहे हैं कि ये हमारे एम्प्लॉय हित में नहीं है। जो भी क्लियर है, जो भी बातें हमारे संज्ञान में हैं वो कोई भी बात हमारे कर्मचारी के हित में नहीं है, इसलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। अच्छा हाँ। मतलब आपका कहना ये कि क्लियर तो है लेकिन क्लियर होने के बावजूद वो चीज जो है हित में नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। और राज्य कर्मचारियों के साथ में यही दिक्कत है, उनके साथ चीजें ही क्लियर नहीं है अभी तक कि कैसे क्या सिस्टम है। चीजें बताऊं, जैसे कि हमारे यहाँ पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में मतलब आपको जब रिटायरमेंट होंगे आप उसमें जो आपकी सैलरी बन रही होगी उस सैलरी का 50% आपका पेंशन बनना ही बनना है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका 60,000 मूल वेतन है, जब आप रिटायर कर रहे हैं तो 60,000 का आधा कितना होता है 30, तो 30,000 का पेंशन आपको उस रिटायरमेंट के दिन से मिलना शुरू हो जाएगा अगले महीने में। उस पर जो डीए और सारी चीजें जो सुविधाएं मिलती हैं उस पर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आपको न्यू पेंशन स्कीम में आज 2022-2004 से लेकर के 2022 तक अभी मतलब जो न्यू कमर होंगे उनकी सर्विस पूरी नहीं होगी, लेकिन जो अनुकंपा पर जिनकी नियुक्ति हुई होगी या जिनकी मतलब दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं मतलब इस प्रकार के चीजें हुई होंगी वो उनको रिटायरमेंट उनके हो गए, उनके रिटायरमेंट 2018 से ही शुरू हो गए। तो दृष्टांत में जो हम लोग के सामने चीजें आई, चाहे वो टीचर्स रहे हों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लोग रहे हों अथवा मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हों, वो बिल्कुल संसद में, लोकसभा में अथवा विधानसभा में इस पर विधिवत प्रमाणों के साथ चर्चा हुई है कि मतलब 50,000 रुपया पाने वाले व्यक्ति को पेंशन 3,000 रुपया बन रहा है। अब बताइए ना वो किस प्रकार का फायदे का है चीज, कैसे फायदा हो सकता है। तो हम क्यों नहीं विरोध करें इस बात का, मतलब क्यों नहीं विरोध करना चाहिए आम पब्लिक को, क्यों नहीं विरोध करना चाहिए उस एम्प्लॉय के परिवार के जनों को, क्यों नहीं विरोध करना चाहिए कि 3,000 रुपया में आज के डेट में इतनी महंगाई में वो व्यक्ति मिनिमम 3 या 4 परिवार का मेंबर होगा वो खर्चा कैसे कर सकता है। इस सामाजिक सिक्योरिटी के नाम पर हमारे जो मतलब मिला हुआ था एक सिक्योरिटी कर्मचारियों के लंबे संघर्ष के बाद उस संघर्ष को आपने 2 मिनट में खत्म कर दिया, ये हमारी सुविधाओं को आपने खत्म कर दिया। हाँ मान लेते हम भी तैयार हैं, देश के हित में अगर ये लगता है कि ये सरकार पे बोझ है हम तैयार हैं इसको त्याग करने के लिए, लेकिन आप अपने ऊपर भी तो लागू करिए। आप
मतलब आप अपने ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं करेंगे, उसमें देश के आर्थिक विकास को रुकावट नहीं आनी है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो दिन रात अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है इस देश के विकास में, उसको अगर पेंशन मिलती है तो देश का विकास रुकता है। इस बात का विरोध है। इस बात का विरोध को लेकर हम आगे भी विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सेकंड के लिए अब हम फिर जैन साहब की तरफ आते हैं। जैन साहब, जैसा कि अभी हमारी बात हुई रविंद्र जी से, जो इनकम टैक्स से हैं, केंद्र कर्मचारियों के बारे में जो पेंशन स्कीम है उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ गहराई से बताया। तो यही सिस्टम कम, जैसे उसमें क्लियर है, उनका विरोध है, उस क्लियर होने के बावजूद विरोध है, लेकिन आपके यहाँ क्लियर ही नहीं है। तो आप क्लियर कराने के लिए क्या, मतलब क्या कैसी चीज़ें चाहते हैं जो कि सरकार को करनी चाहिए? नहीं, जो क्लियर है भी तो वो कर्मचारी हित में नहीं है ना। कर्मचारी हित में नहीं है, इसीलिए हम आंदोलन करते हैं। और ये क्लियर नहीं है, मेन चीज़ वही आती है ना, जैसे हमारा जो पैसा कटा उसको फंड मैनेजमेंट को दिया, फंड मैनेजमेंट उसको कहाँ उसको जो है लगा रहा है, किन कंपनियों में लगा रहा है, उसका क्या प्रॉफिट मिलेगा, ये सब चीज़ क्लियर नहीं है। उसी से ही हम लोगों को नुकसान होता है। और जो वो कहीं भी लगाए, एट लास्ट नुकसान तो कर्मचारी का ही है। उसमें भाई जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम में एक चीज़ तय है कि भाई 50% हमको उसका लास्ट का जो वेतन होगा उसका 50% हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, ये स्थिरता नहीं है इसमें। अच्छा, ये तो जो अभी जो जैसे मान लीजिए जो, क्योंकि अभी ये चुनाव में एक मुद्दा बना है, तो इससे कितना फ़र्क पड़ता हुआ दिख रहा है आप ने जो देखा है? कर्मचारियों के बीच में कोई असर है इस मुद्दे का? नहीं, इस मुद्दे का असर तो है और फर्क भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे काफ़ी कर्मचारियों का कहना है कि नहीं, वो तो केवल इस पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम के लिए ही जो है वोट करेंगे, ऐसा भी कह रहे हैं। तो ये है ऐसा माहौल? नहीं, माहौल तो ये है कि देखिए, राजनेताओं पे बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं हो सकता। ये झूठे वादे भी करते हैं, सच्चे वादे भी करते हैं। लेकिन हाँ, वोटिंग पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वोटिंग पे फ़र्क पड़ेगा, लोगों को एक उम्मीद तो जगी है, इसलिए वोटिंग पे फ़र्क तो पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम की जो आपने बातचीत सुनी, ये असल में एक बहुत बड़े पैमाने पर ये एक बहुत गहराई से इस वक्त चर्चा में मुद्दा आया हुआ है, और इस पे अभी बहुत सारी चर्चाएं बाकी हैं और लोग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे इससे चुनाव भी प्रभावित होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या कर्मचारी अपना पक्ष लेते हैं, ये भविष्य में तय होगा। शुक्रिया।